हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम कुछ सिलेक्शन एश्योरेंस प्लानिंग की थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी पोल साइंस के बारे में बात करेंगे। ये इसमें क्या है, जो अगर हम सिलेक्शन प्लानिंग की बात करते हैं तो 3 कैप्सूल हमने रखे हैं। पहला होगा आपका अपलोडेड कोर्स वीडियोस। इसमें सारे कोर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप देखकर अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो बकाया के हैं वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और इसमें क्या होता है कि आप सिंपली जो है, कुछ तो लिस्ट में लगे रहते हैं, पर आप सिंपली जो है चैनल के लोगों को, जो चैनल का लोगो है उसे टच करें, क्लिक करें और चैनल पे विजिट करके वहाँ से सीक्वेंस में, इन ऑर्डर में या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ कम है वहाँ पर जाएं और वीडियोज़ को देखें। तो ये पहला कैप्सूल आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। जो अपलोडेड वीडियोस होंगे उनको देखकर आप अपना नोट्स बनाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दूसरा होता है कि एनसीईआरटी बहुत, कोई भी सिलेक्शन, मतलब अगर सिलेक्शन की बात करते हैं टीचर से रिलेटेड, तो एनसीईआरटी और अदर भी जो 11th-12th की टीचर, ये हमारी एनसीईआरटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने सेकेंड में क्या किया है, एनसीईआरटी कैप्सूल को लिया है। इसमें हम एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी को हम पढ़ाएंगे नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन के जरिए हम जो है उसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी हम कवर कराएंगे प्रैक्टिस के जरिए। उसमें हम इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतना एक क्वेश्चन में आपको वहाँ से 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब हम अपनी प्रैक्टिस सेट में ही पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी कैप्सूल हो गया, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे और वो प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा। वो हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस के रूप में देंगे। वहीं पे एक्सप्लेनेशन होगा, वहीं पे क्वेश्चन बना करके उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये दूसरा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा ये होगा। और तीसरा होगा होल प्रैक्टिस कैप्सूल। इसमें सारा पूरा सिलेबस हमारा प्रैक्टिस कराएंगे, होल सिलेबस के हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो इसमें भी हमारी व्याख्या बहुत रहेगी। तो आपको जहाँ भी जो भी कॉन्सेप्ट का इधर क्लियर नहीं होता है तो यहाँ प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं। और ये सारा कोर्स आपका फ्री है पोल साइंस के लिए, पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस के लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपको यूट्यूब में मिलेगा, चैनल पे विजिट करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और सारे हमारे प्रैक्टिस सेट जो भी हैं एनसीईआरटी के या होल प्रैक्टिस सेट जो हैं वो भी देख सकते हैं। और ये तीनों वीडियोस जो हैं, अब ये डेली एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। कोर्स वीडियोस भी एक आएगा, एनसीईआरटी का भी एक आएगा और होल प्रैक्टिस सेट भी एक आएगा। तो अभी हम जो है प्लानिंग करके, सिलेक्शन प्लानिंग के सिलेक्शन को कैसे अश्योर किया जाए, उस बेसिस पे, उस आधार पे चलते हुए हम काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये तीनों वीडियोस आएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका फ्री कोर्स का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा करके आप अपनी तैयारी कर सकें। वीडियोज़ अपलोडेड हो या लाइव क्लासेस इन फ्यूचर जब भी मैं लूँगी, तो इन दोनों में सिर्फ इतना होगा कि मैं फ्रंट में आपको दिखूंगी और अभी नहीं दिख रही हूँ। अदरवाइज़ गुणवत्ता में, इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। उसमें मैं बेस्ट देने की यहाँ भी कोशिश करूँगी और इन फ्यूचर जब लाइव आऊँगी तब भी दूँगी। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, और ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको एनसीईआरटी के जो है नोट्स में ही डालेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की उम्र किस संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है? ऑप्शन है 14वें संशोधन द्वारा, या 15वें, या 16वें, या 17वें। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट हो जाएगा। 15वें संशोधन द्वारा जो है, जो 15th अमेंडमेंट था, ये इसमें जो है, जो हाई कोर्ट के जज थे उनकी उम्र जो है 60 से 62 कर दी जाती है। पहले इनकी थी 60 साल तक ये काम कर सकते थे, और इसको इन्होंने बढ़ा करके 62 कर दिया था। कहाँ के? एचसी के जज, एचसी के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनकी उम्र को 60 से 62 कर दिया गया था 15वें ये अमेंडमेंट के थ्रू।
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के आर्टिकल्स आप अलग लिखेंगे ताकि सबसे पहले एनसीईआरटी के आर्टिकल्स को कंफर्म करके फिर आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी किस संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है? ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन है 51, 52, 53rd संशोधन द्वारा या 54th संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा इनकी जो है सैलरी को इंक्रीज किया गया है? तो इनकी सैलरी को, जो एससी के जजेज हैं, इनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया है 54th अमेंडमेंट के थ्रू। जो ये 54th अमेंडमेंट है, इसके थ्रू इनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, या राज्यपाल की शक्तियाँ, या संविधान संशोधन, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन 68 कहता है संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक तो साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, जो है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है साधारण बहुमत। पहला ये हो गया। और दूसरे में क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होती है, जो है विशेष स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इनका होता है 68 के थ्रू। और जो ये इसमें होता है स्पेशल मेजॉरिटी में होता है संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है कि जो है जब ये संशोधन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो इसको मतलब बिल को रिकन्सिडरेशन, इसको बैक करें, वापस करें कि पुनर्विचार के लिए। ऐसा इनके पास ऑप्शन नहीं होता है। इस पे दूसरा बात है कि जॉइंट सेशन नहीं बिठाया जा सकता है। जो संयुक्त बैठक होती है, अगर कोई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों सदनों के बीच में, तो वो भी नहीं बिठाया जा सकता है। और ये प्रोविज़न इसलिए है क्योंकि जो है सोवरेनिटी क्या होता है, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनके पास होती है। तो इसमें मतलब लोगों को एम्पावर्ड किया गया है, लोगों को ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में शक्ति दी गई है कि वो संविधान का संशोधन हो नहीं हो तो वो उनके पास ये पावर है। तो इसीलिए उनके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके वही इस संविधान संशोधन में डिसीजन लेते हैं और राष्ट्रपति को इसमें सिंपली साइन करने होते हैं। और तीसरा क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ द जो आधे लेजिस्लेचर होते हैं उनकी भी सहमति चाहिए यदि कोई विषय उस स्टेट से रिलेटेड है। तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत और प्लस क्या हो जाएगा, जो विधानसभा हैं उनकी लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है उसका जो भी आधे लेजिस्लेचर यानी कि जो जितने देश में जितने भी राज्य हैं उनके आधी की सहमत होनी चाहिए। अगर कोई विषय ऐसा है कि जो राज्य को भी इफेक्ट कर रहा है, राज्यों से भी संबंधित है, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी संसद के दोनों सदनों में होनी चाहिए प्लस राज्य के आधे जो है देश के जो है राज्य जितने भी हैं उनकी आधे की सहमति होनी चाहिए, तब ये तीसरे प्रकार का जो है अमेंडमेंट पास होता है। तो तीसरा क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो राज्य के विधानमंडल हैं उनके आधे, कम से कम ये आधे तो उसमें सहमति अपनी देंगे ही देंगे, तभी जाके ये तीसरे प्रकार का होगा। दूसरा होता है दोनों सदनों की स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। 3 प्रकार से जो है ये संविधान का संशोधन होता है। तीसरी टाइप ये होता है, ये टफ होता है क्योंकि इसमें राज्यों से संबंधित कुछ उसमें प्रावधान करने होते हैं, इसलिए जो राज्य के देश के आधे राज्य हैं उनकी सहमति, कम से कम आधे राज्यों की सहमति इसमें ज़रूरी हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 77वें
संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? जो 77वां संविधान संशोधन है वो किस वर्ष किया गया है? 1994, 1995, 1996, 1997। तो ये जो किया गया था संशोधन 1995 में इसको करके लागू कर दिया गया है। जजमेंट इसका कब आया था? जजमेंट आया था 1992 में इसका जजमेंट आया था। ये बात किस बार की करता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, पदोन्नति, ये पदोन्नति की बात करता है, पदोन्नति की बात करता है। और जो है 1995 में ये लागू हो जाता है, ये जो है संशोधन करके इसको लागू कर दिया जाता है 1995 से। और ये किसमें पदोन्नति जो है दिया किस आर्टिकल में है? 16। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 16(4)A में दिया गया है, अनुच्छेद 16(4)A में दिया गया है। तो ये हो गया, पदोन्नति से रिलेटेड है ये, और 1995 में लागू हो जाता है। 1992 में इसका डिसीजन आता है और अनुच्छेद 64A में दिया गया है कि जो है ये हमारी ST/SC कास्ट हैं, इनको जो है इनकी नौकरी में जॉब जो कर रहे हैं उसमें पदोन्नति का प्रावधान किया गया था इस अनुच्छेद में। और ये केस अगर पूछे किस केस में ये डिसीजन आया था, तो जो इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस में ये जो है डिसीजन आया था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। 7th संशोधन है, इससे सारी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, पदोन्नति से क्वेश्चन आर्टिकल से भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है डिसीजन कब आया था, केस कौन सा था। ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो बस आप सारा इनको नोट्स बना लेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? 21वां जो है संविधान संशोधन संबंधित है पदों में उन्नत से, बैकलॉग से, आरक्षण से, सभी से। जो हमारा 21वां ये संविधान संशोधन है, ये संबंधित है जो SC/ST के जितने भी पद, खाली पद वर्ष में आरक्षित हैं, जो आरक्षित पद होते हैं इनके, यदि वो मतलब उस वर्ष नहीं भर पाते हैं, तो जब आगामी जो वर्ष होते हैं, जो आगामी वर्षों में नियुक्तियां की जाती हैं, तो उनको 50% में जो वो रिक्त पद हैं पिछले साल वाले, उनको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। वो अलग उनकी फिलिंग जो है, उनकी रिक्त स्थानों की जो भरपाई अलग होगी, उनको अलग से भरा जाएगा, और 50% जो इस साल के हैं वो अलग रहेंगे। तो इसमें ये बताता है कि बैकलॉग, ये बैकलॉग के बारे में बात करता है कि जो बैकलॉग है उसको 50% में नहीं जोड़ा जाएगा, वो अलग रहेंगे, उनको अलग से भरा जाएगा, उन रिक्त स्थानों को अलग से भरा जाएगा। तो ऐसे में ST/SC के लिए अगर कोई जगह वहाँ पिछले साल बाकी रह गई है, तो वो जगह भी, और प्लस इस साल की 50% की जगह, जो इस बार जो एप्लीकेशन में जो भी जगह निकली हैं, रिक्तियाँ निकली हैं, तो ये दोनों मिला करके तब भर्ती की जाएगी। ये बात बैकलॉग की बात करता है कि बैकलॉग को 50% में नहीं जोड़ा जाएगा, उनकी अलग भर्ती की जाएगी। ऐसा इस जो है और 81st अमेंडमेंट में बोला गया। ये आता कब है? 2000 में इसको किया गया है। ये संशोधन 2000 इसको बोल सकते हैं। 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 बोला जाता है इसको, पूरा नाम इसका इस तरह भी बोला जाता है। देखते हैं 82nd अमेंडमेंट संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पदोन्नति में आरक्षण से, पदोन्नति में नरमी से, नौकरी में आरक्षण से, कोई नहीं। तो ये सारे हैं आपके NCERT में दिए हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन, इनके जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी नोट डाउन करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 82nd अमेंडमेंट है, इसमें ये भी 2000 में आता है, उसी के साथ ही उसी साल किया जाता है। जो 21वां वो 81st वाला होता है, उसी के साथ 82nd भी किया जाता है। इसमें कहते हैं पदों पर पदोन्नत देने के लिए ST/SC के पक्ष में किसी परीक्षा के मूल्यांकन में जो है मूल्यांकन के स्तर जो होते हैं उसमें नरमी बरतने की बात कही गई, यानी कि उनको वहाँ भी थोड़ा सा छूट दी जाए, पदोन्नत में भी थोड़ा सा नरमी बरती जाए।
जो मूल्यांकन का स्तर है उसको थोड़ा इनके लिए कम कर दिया जाए। पदोन्नत में जो भी क्राइटेरिया होता है इनके लिए थोड़ा सा उसे उस क्राइटेरिया को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, थोड़ा सा कम उसका स्तर लेवल थोड़ा उसका कम कर दिया जाए, ये बात करता है। तो ये भी आता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। पदोन्नत में नरमी की बात करता है। ये 82वां संविधान संशोधन 2000 इसकी बात करता है। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत दिया गया? ऑप्शन है 81, 82, 84, 86। हाँ, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो हमारा जो 86वां संविधान संशोधन है ये क्या होता है, इसके द्वारा ये भी आता है, कब आता है? 2002 में ये आता है। और इसके द्वारा 21 जो 21 आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, इसमें ए जोड़ करके क्या है, शिक्षा का प्रावधान किया था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बात इसमें की गई है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां, जीएसटी किस संशोधन के तहत आया? जो ये हमारा जीएसटी विधेयक था ये किस संशोधन के तहत आया? तो ये ऑप्शन है आपके सामने 99 अमेंडमेंट या 100 अमेंडमेंट या 101 अमेंडमेंट या 102nd अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये 101st अमेंडमेंट जो हुआ था इसके थ्रू ये जो है जीएसटी बिल का प्रावधान किया गया है और ये 2016 में किया जाता है। 2016 में किया जाता है। इसमें माल एवं सेवा कर या जीएसटी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि जो ये माल और सेवा पर जो कर लगेंगे वो सब एकल होंगे, यानी कि एक तरह के पूरे देश में एक जैसे कर लगेंगे। तो एकल कर की बात की है, यानी कि एक जैसे एकल कर की बात की गई है इसमें जीएसटी में। तो ये जीएसटी बिल जो है जो 101st संशोधन हुआ था 2016 में उसके द्वारा लाया गया है। एकल कर की बात करता है, माल एवं सेवा कर से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त किया गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? ऑप्शन है 101 के तहत, 102 के तहत, 103 के तहत या 104 के तहत। तो ये जो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन है इसको किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 104 संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 2019 में अमेंडमेंट किया गया और इसके द्वारा जो लोकसभा व लोकसभा में और विधानसभा में जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा दोनों में जो आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। और ये जो है 104 ए के तहत आता है, 104 ए के तहत आता है। जबकि बी में जो है लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में ST/SC आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक किया गया था, जो कि हर 10 साल में होता रहता है। तो ए में ये दिया गया है और बी में वो दे दिया गया है कि ST/SC के जो आरक्षण हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो इनके आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कि आज़ादी के बाद से हर 10 साल में ये बढ़ता आ रहा है। तो बी कुछ खास नहीं कहता है, बस वही कह रहा है 2019 में इनका जो है बढ़ा दिया गया। और ये लागू कब से होता है जो अमेंडमेंट है ये आंग्ल भारतीयों का? तो ये 2020 में 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। 25 जनवरी 2020 से ये लागू हो चुका है, यानी कि अब आंग्ल भारतीय जो है नहीं नियुक्त किए जाएंगे, इनका वहाँ पर मनोनयन नहीं होगा। जो 2019 में मनोनीत कर लिए गए हैं बस वही अपना कार्यकाल पूरा करके और बस
ख़त्म, आंग्ल भारती का अब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? जो संविधान की कार्यप्रणाली है इसकी समीक्षा करने के लिए वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका रिव्यू करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये जो है ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में। तो इसकी स्थापना जो है 2000 में की जाती है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए आयोग की स्थापना ये 2000 में की जाती है। और इसको हम इंग्लिश में जैसे नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू वर्किंग टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम ऐसे आ सकता है NCRWC भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, NCRWC। तो ये आता है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2000 में बिठाई जाती है। किसके? एक 11 सदस्यीय आयोग होता है, 11 सदस्यीय आयोग कमीशन होता है, आयोग होता है। और इसमें अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर अध्यक्ष की बात करें तो जो ये वेंकटचलैया, MN वेंकटचलैया थे, MN वेंकटचलैया, ये इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे? भूतपूर्व, ये थे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 2000 में बिठाया गया था और फिर 2002 में अपनी रिपोर्ट देती थी। इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, जो ये कमीशन बिठाया गया इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी ने बताया था कि छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकती है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से, तो उसके बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसके बारे में बिठाया गया था। ऐसी कंट्रोवर्सी है इसके बारे में। और अदरवाइज़ इसने फिर अपनी रिपोर्ट दी और जो चीज़ें और भी उसके साथ में जो और चीज़ें थी उनके बारे में रिपोर्ट इसने 2002 में दे दी थी। ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है, जो 43rd अमेंडमेंट है ये कब होता है? 43rd अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन है 1977 में, 1975 में या 1976 में या 1979 में। किस में किया गया था? तो ये जो 43rd अमेंडमेंट है ये आपका कब किया गया था? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1977 में जो है 43rd अमेंडमेंट किया गया था। किसके द्वारा किया था? जो जनता पार्टी की सरकार आई थी आपातकाल के बाद, जनता पार्टी की सरकार इसके नेतृत्व में किया गया था। और इसमें 6 लेखों को, जो 6 लेख थे, 6 लेखों को निरस्त किया गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा डाले गए थे, उनको निरस्त किया जाता है इसमें। और ये क्या होता है कि इसमें जो ये 42nd अमेंडमेंट था वो इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ था, आपातकाल के दौरान किया गया था। और इसमें जो संविधान था इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, जो कि उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को भी एक प्रकार से छेड़छाड़ कर रहा था। तो इसे जो है लघु संविधान बोला गया था। लघु संविधान, जो ये 42nd अमेंडमेंट है, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। यानी कि इतने ज़्यादा चेंजेस इन्होंने किए थे और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस थे जो कि संविधान की प्रकृति को ही चेंज कर रहे थे। तो वही चीज़ें जब जनता पार्टी आती है आपातकाल के बाद, तो उन 6 लेखों को निरस्त करके और फिर से जो है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। जो इंदिरा जी के नेतृत्व में डाले गए थे, अधिनियमित किया गया था, उनको निरस्त करके उसको फिर से ठीक किया गया। तो जो है 43rd अमेंडमेंट 1977 में होता है, जनता पार्टी के द्वारा होता है। इसमें जो इंदिरा जी के नेतृत्व में कुछ बड़े चेंजेस किए गए थे, उनको फिर से वापस अपने पहले की स्थिति में बहाल किया गया था संविधान के अंदर। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं 39 संशोधन का कारण क्या था? जो 39 संशोधन था इसका कारण क्या था? तो
ऑप्शन है आपके सामने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय जो आया था यही कारण था, 39th जो संशोधन का कारण था यही था। यह संशोधन जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता जो थे राजनारायण, ये मैंने प्रैक्टिस में आपको पहले भी करा रखा है, तो जो समाजवादी नेता थे राजनारायण, उन्होंने याचिका दी थी कि जो प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रही थी 1971 का, तो उसमें इन्होंने जो है ये कुछ जो सरकारी ऑफिसर्स थे, जो सुविधाएं थीं, उनको यूज किया था अपने प्रचार के लिए। तो जब ये याचिका दी और इस पर केस चला तो जो है जो वहाँ के जज थे उन्होंने इसको जो है सच पाया और ये करार दिया, न्याय में अपना जो डिसीजन दिया उसमें ये दे दिया कि प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के लोकसभा में जो निर्वाचन उनका हुआ था 77 में, उसे अवैधानिक करार दे दिया क्योंकि वो गलत तरीक़ों से रिसोर्स को यूज करके जीती थी, तो इसलिए उनके जो है नियुक्ति को ही, उनके निर्वाचन को ही अवैधानिक करार दे दिया। तो इसी के चलते इन्होंने ये 39th जो है अमेंडमेंट ये किया था। और इसमें किया क्या था इन्होंने, इसमें जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। कौन कौन से थे इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, क्योंकि मेन बात तो प्रधानमंत्री ही की थी, उन्हीं पे आपत्तियां आई थी। तो प्रधानमंत्री, इतने लोगों को जो अगर इनमें जो है विवाद होते हैं, कोई संबंधित विवाद होता है, तो ये न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। क्या किया था, विवादों को, इनसे संबंधित कोई विवाद होते हैं तो विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था, इसको बाहर कर दिया था। और यह तय किया गया था कि इससे संबंधित विवाद निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो जो संसद के द्वारा, संसद में कुछ नियम हैं कि अपने जो है जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के लिए भी ये संसद ही डिसीजन लेती है कि प्रिविलेज वो ब्रेक किया गया कि नहीं किया गया, तो उसी प्राधिकरण के द्वारा भी ये सब चीज़ें भी निपटा ली जाएंगी। तो उसमें जो है न्यायपालिका को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा इन्होंने बोला था। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ अगर आपके लिए नया है तो वो भी नोट डाउन कर लेंगे। और तो ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाता है कि 39 संशोधन जो होता है वो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के द्वारा होता है, जिसमें उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से देखा जाए कि तो अगर इंदिरा गांधी अगर उसे निर्णय को मानती तो 6 महीने के अंदर वो अगर दोबारा निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री पद उनका चला जाता। ये सारी बातें इसके अंदर थी। देखते हैं क्वेश्चन 12 देखते हैं। जो 61 संशोधन 1989 संबंधित है शादी की उम्र से, मतदान की उम्र से, चुनाव लड़ने की उम्र से या उपर्युक्त सभी। तो जो ये 61 अमेंडमेंट 1989 में किया गया था तो ये मतदान की उम्र से रिलेटेड है कि जो पहले मतदान की उम्र क्या थी, 21 साल थी, उसको रिड्यूस करके 18 साल, पहले कितनी थी, 21 थी, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। तो ये मतदान की उम्र से यानी कि वयस्क, इसमें 18 साल के जितने भी लोग थे उनको वयस्क मान लिया गया था और युवा को, और वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो मतदान की उम्र से संबंधित है ये। देखते हैं, ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन विधायक है, विधेयक होगा यहाँ पर, विधायक नहीं होगा, विधेयक। इनमें से कौन विधेयक है? ऑप्शन है सरकारी बिल, निजी बिल, साधारण बिल, उपर्युक्त सभी।
तो इसमें से आपको बताना है कि बिल कौन से हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कि इसमें जो है सभी बिल हैं ये, क्योंकि बिल क्या होता है, टाइप ऑफ बिल अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ बिल या विधेयक बिल अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है गवर्नमेंट यानी सरकारी बिल, सरकारी विधेयक बिल, और ये हो जाता है प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल यानी कि निजी, प्राइवेट यानी निजी, निजी बिल हो जाता है, निजी विधेयक हो जाता है। दूसरा होता है मनी यानी कि धन विधेयक, मनी और नॉन मनी, नॉन मनी, मनी और नॉन मनी हो जाता है। और तीसरा होता है साधारण, साधारण या सिंपल कुछ भी कह सकते हैं, साधारण विधेयक, विधेयक और जो है अमेंडमेंट विधेयक या जो संशोधन, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ये इतने प्रकार के जो है बिल होते हैं। और जो गवर्नमेंट बिल होता है ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जो मंत्री होते हैं ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। जबकि प्राइवेट बिल होता है तो ये गैर मंत्री जो होते हैं, गैर मंत्री बिल होता है, यानी कि जो मंत्री नहीं होते हैं पर ये पेश कर सकते हैं, पर इनका मुश्किल होता है जब तक ये गवर्नमेंट का जो है इनको अप्रूवल नहीं मिलता है तो इनका बिल पास होना मुश्किल होता है, बट ये पेश कर सकते हैं तो इसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। ये गैर मंत्री बिल होता है जो कि मंत्री नहीं होते हैं, तो वो संसद के मेंबर्स जो होते हैं और मंत्री पद पे नहीं होते हैं तो वो बिल पेश कर सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, और ये मंत्री द्वारा लाया जाता है। तो मंत्री वाला लाया हुआ गवर्नमेंट बिल होता है और ये प्राइवेट बिल होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, सरकारी बिल, निजी बिल, साधारण बिल, और जो है बाकी के मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। लघु विधायिका किसे कहते हैं? लघु विधायिका किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, समितियाँ। तो जो ये समितियाँ हैं, समितियाँ, ये इन्हें लघु विधायिका बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि संसद जो ये कोई अगर विधेयक लाना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो संसद के सदस्यों के बाद इतना अनुभव भी नहीं होता है, और इतना, क्योंकि हर बार कोई नया इलेक्ट होके जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में सभी को नॉलेज हो, तो उनके पास इतना अनुभव भी नहीं होता है, और क्या होता है, टाइम भी नहीं होता है। अगर टाइम भी होता है तो बहस जो संसद की होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। विरोधी दल में नेता होते हैं वो मतलब बहस को एक मुद्दे पे नहीं रखते हैं, एक लाइन और लेंथ पे नहीं रखते हैं, डाइवर्ट हो जाती है वो बहस सारी। तो ये विधेयक जो बिल होता है इनको कमेटियों को भेज दिया जाता है, ये इसका प्रारूप तैयार करके दे देते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके जो सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, कंसर्न मंत्री, बिल कंसर्न मंत्री, तो वो क्या करते हैं कि उस अप्रूवल दे देते हैं। चेंजेस करने होते थोड़े बहुत कर लेते हैं, तो अदरवाइज वो अप्रूवल दे देते हैं। तो इसे लघु विधायिका, मिनिएचर लेजिस्लेचर लघु विधायिका कहा गया है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 15। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 के अंदर दी गई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। और ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं, बट एनसीईआरटी से हैं तो हम दे रहे हैं ताकि आपका ये एनसीईआरटी का एक कलेक्शन अलग बनता जाए, कोई भी अनुच्छेद आपका छूटे ना। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, किस तरह से घुमा के पूछ लें, इसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम बताते रहते हैं, तो वो भी आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी क्या होता है थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। ये ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 19(1) में जो है बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। तो 91 के ए में भाग ए है, इसमें वाक, इसमें क्या किया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति या विचार एवं अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसमें अगर हम देखें तो मैंने एक ट्रिक से अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। तो ए में क्या होता है कि विचार की स्वतंत्रता हो गई। बी में क्या होता है, बी में होता है कि जो सम्मेलन, निरायुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता हो जाती है। सी में क्या होता है, सी में हो जाता है कि जो है
संघ या जो है सरकारी संगठन समिति वगैरह बनाने की, तो संघ बनाने की, समिति, संघ, ये सब बनाने की स्वतंत्रता हो जाती है। डी में क्या होता है कि जब सीमा समिति वगैरह बन जाती है तो आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता दी जाती है। और ई में क्या होता है, ई में होता है कि जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हो जाती है। कहीं भी आप जाकर के जो है स्वतंत्र मतलब निवास कर सकते हैं। तो निवास पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हो जाती है। और जी में क्या होता है, वृत्ति, आजीविका, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता हो जाती है। तो इसमें आजीविका की स्वतंत्रता हो जाती है। इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं कि सबसे पहले हमने लोगों से मिले, विचार और अभिव्यक्त किए, अपने विचार आदान प्रदान किए, फिर एक सम्मेलन किया। सम्मेलन के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के सम्मेलन में एक संघ और समिति का निर्माण करते हैं। फिर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और भारत भ्रमण करते करते जहाँ हमें जो जगह पसंद आती वहीं निवास कर जाते हैं। निवास करने के बाद फिर अपनी आजीविका वहीं पर शुरू कर देते हैं, यानी कमाने के साधन भी वहीं पर हम ढूंढ लेते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये एक ट्रिक से इसको सीक्वेंस मतलब समझ सकते हैं। और ये ट्रिक अच्छी है, मैंने प्रैक्टिस में पहले भी करा रखी है, पर आज फिर इसमें बता रही हूँ। आजीविका के बाद और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 1A के अंतर्गत ही दी गई है। जो अनुच्छेद 1A है, इसी के अंदर आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आ जाती है। और ये जो है जी तक आप एक सीक्वेंस में लर्न करने के लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, या फिर इससे अच्छी आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन एवं वन्य जीवों को किस संशोधन द्वारा संघ सूची से हटाकर समवर्ती में रखा गया है? 38 द्वारा या फिर एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन और ऑप्शन में जो है सिमिलैरिटी नहीं है, तो यहाँ संशोधन पूछ रहा है, यहाँ अनुच्छेद दिए हैं। तो चलो हम अनुच्छेद देख लेते हैं कि वन एवं वन्य जीवों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद में रखा गया है, हम दोनों ही देख लेंगे, संशोधन भी देख लेंगे, दोनों ही देख लेंगे। तो ऑप्शन आपके साथ हैं 38, 39A द्वारा या 38 अनुच्छेद, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद में या 39A में या 48 में या 48A में, किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो जो ये वन जीवों का जो है संरक्षण, ये एक तो ये 42 संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन 42, इसके द्वारा जो है इन्होंने इसको वन्य एवं वन्य जीवों को जो है किसमें 48A अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। और इसमें जो है इसको संघ सूची से हटा करके समवर्ती में रख दिया है, यानी कि ये संघ और राज्य इसमें अब दोनों ही कानून बना सकेंगे। और राज्य पर्यावरण का इसमें बोला गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करेगा, ये बोला गया है। तो जो ये है वन एवं वन जीवों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A में रखा गया है, अनुच्छेद 48A में रखा गया है। और राज्य को बोला गया है कि राज्य जो है वन एवं वन जीवों का संरक्षण करेगा, पर्यावरण का संवर्धन करेगा। जबकि 48 अनुच्छेद है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि जो ये दुधारू पशु हैं, राज्य कृषि महत्व के एवं दुधारू जो कृषि में महत्व के और दुधारू पशु होते हैं, इनके वध पर रोक लगाएगा। तो इनके जो है पशुओं के वध पे रोक की बात करता है। कौन से? जो कृषि के महत्व के हैं और दुधारू हैं, वध पर रोक, दुधारू और कृषि महत्व के हैं इन पर। और दूसरी बात कहता है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से करेगा। जो कृषि और पशुपालन है
इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 48 पशुओं से, दुधारू पशुओं और से रिलेटेड है कि इनकी हत्या नहीं की जाएगी, राज्य रोक लगाएगा इन पे। और 48A जो है वन एवं वन्यजीवों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल श्रम पर रोक संबंधित है, ऑप्शन है अनुच्छेद 22 से, अनुच्छेद 23 से, अनुच्छेद 24 से या अनुच्छेद 25 से। तो ये जो बाल श्रम है ये संबंधित है, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से जो 14 वर्ष से कम जो भी बालक होंगे, बच्चे होंगे, उनको किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। और वर्तमान में जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो श्रम पर बालक हैं, उनके श्रम पर पूरी तरह से रोक लग गई है, क्योंकि उनको अब शिक्षा का अधिकार मिल चुका है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हुआ है। तो अगर वो श्रम करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो वो जो है इस पे 14 साल तक पूरी तरह से रोक लग गई है, और उनको ये पढ़ाई का टाइम है उनका, तो ये पढ़ने का अधिकार उनको मिला हुआ है, उनको पढ़ने भेजना चाहिए जो फ्री स्कूल है वहाँ पर। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो कौन सा जो अनुच्छेद है भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है? ऑप्शन है आपके पास 25 या 26, 27, 28। जो ऑप्शन ए है 25। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? ये भारत को क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, तथा ये अंतःकरण को एवं धर्म को मानने की पूरी तरह से और आचरण करने की एवं प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह से छूट देता है। तो अनुच्छेद 25 जो है राइट हो जाता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है अनुच्छेद 25। साथ में वो लोगों को छूट भी देता है अपने धर्म को मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। देखते हैं अगला। किस अनुच्छेद में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 22(1) में, अनुच्छेद 22(2) में या अनुच्छेद 22(3) में या सभी में? तो जो अनुच्छेद 22 है, 22 का सेकेंड पार्ट, 22 का 2, इसमें जो है क्या है, अनुच्छेद 22(2) में दिया गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे उनके समक्ष जो है गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा। और ये जो है सिर्फ 22 में ही मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है, सिर्फ इसी में प्रयोग किया गया है, सिर्फ अनुच्छेद 22 में ही मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी एग्जाम में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग यहीं पर हुआ है, बस यहीं पर है। और ये जबकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसे वकील से मिलने दिया जाएगा। कि इसमें जो है कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण उसको बताया जाएगा कि हम तुम्हें किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, और दूसरा उसके वकील, उसको वकील करने की आज़ादी होगी, वो वकील अपनी पसंद का कर सकेगा। 2 चीज़ें इसमें बताता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है और सिर्फ यहीं पर प्रयोग हुआ है। और इसमें जो है कहता क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाए, ताकि वो गिरफ्तारी को बता सकें कि गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है, वो मजिस्ट्रेट देख सके। और क्वेश्चन 20 क्या कहता है? जहाँ सेना विधि लागू हो वहाँ संसद मौलिक अधिकारों पर युक्त निबंधन लगा सकेगी, यह कहा गया है। अनुच्छेद 34 में, 35 में या फिर अनुच्छेद 36 में या अनुच्छेद 33 में, किस में कहा गया है ये? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है कि जहाँ सेना विधि लागू हो वहाँ संसद मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन या उसके मतलब निर्बंधन, यानी कि उस पर रोक लगा सकेगी।
और ये अनुच्छेद 34 के अंदर कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 33 भी इसी से रिलेटेड है। इसको मैंने पहले भी एक NCERT प्रैक्टिस सेट में कवर कर रखा है। 33 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर जो है कर्तव्य पालन हेतु जो ये अधिकारी होंगे, तो कर्तव्य पालन हेतु इनके, ताकि ये कर्तव्य पालन अपना कर सकें, अपनी ड्यूटी कर सकें, तो जो है नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकेगा। तो दोनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हैं। जहाँ सेना विधि लागू हो वहाँ संसद मौलिक अधिकारों पर निर्बंध लगा सकेगी, 34 ये कहता है, जबकि 33 कहता है कि विधि बना करके ऐसा काम किया जा सकता है। और कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है कि जहाँ सशस्त्र बल के सदस्य हों, लोक सेवा स्थापित करने के लिए भारत साधन बल हैं, और जो है राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो या संगठन, ऐसी जगहों पर जो है अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। बिल बनाने की बात 33 में की गई है, तो 34 में बताया गया है कि जहाँ सेना विधि लागू हो वहाँ मौलिक अधिकार को पर पाबंदी लगाई जा सकती है। दोनों सीक्वेंस में, फर्दरेंस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट कर लिए हैं। आगे मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, NCERT के होंगे या होल जो है सिलेबस है उससे भी हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा, प्लस कुछ कोर्स वीडियोस भी मैं डाल रही हूँ। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। धन्यवाद।